जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं इंटर परीक्षा 2023 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। और फिर से फाइनल परीक्षा 2023 में 400 प्लस आप लोगों को लाना है, इसलिए हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। आप लोग बस याद करते जाओ, और जो जो स्टूडेंट याद नहीं करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, ठीक ना। टेलीग्राम पर भी हम रोज़ टेस्ट लेते हैं, जो जो स्टूडेंट पूरा देखते हैं उसका ही रिजल्ट सिर्फ अच्छा आता है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखो और इसी का टेस्ट शाम 7 बजे दो, तो ऐसे में होता है कि आप लोगों को याद रह जाता है, ठीक ना, याद रहता है। तो आप लोग स्वयं जितना क्वेश्चन कराते हैं उसमें से रैंक 1 पर लाओ, ठीक ना आप लोग, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा फाइनल परीक्षा 2023 में, ठीक ना। फर्स्ट रैंक लाओ, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? बेरवादार ठोस, ठीक ना। एक होता है रवादार ठोस, एक होता है बेरवादार ठोस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बेरवादार ठोस कौन है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सामान्य लवण, ऑप्शन नंबर डी ग्लास। तो बताइए बेरवादार ठोस इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य लवण, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। क्योंकि बेरवादार ठोस कौन होता है? सामान्य लवण, यानी कि NaCl, ठीक ना, NaCl। और कहीं कहीं पर आपको साधारण नमक या कहीं कहीं पर सिर्फ आपको ऑप्शन में नमक भी देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग साधारण लवण या NaCl या नमक रहे, ठीक ना। तो ये तीनों ऑप्शन रहे तो कोई एक टिक मार देना, ठीक ना। ये तीनों में से रहेगा तो यही आंसर होगा, ठीक ना। बाकी ये तीनों गलत हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है धनायन अंतराकाशी स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। धनायन अंतराकाशी स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकल दोष, ऑप्शन नंबर बी शॉर्टकी दोष, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए धनायन जो होते हैं वो अंतराकाशी स्थान में किस दोष में पहुंच जाते हैं? तो वो फ्रैंकल दोष के कारण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रैंकल दोष, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन है। आयोडीन क्या है? ऑप्शन नंबर ए आयनिक ठोस, ऑप्शन नंबर बी परमाणविक ठोस, ऑप्शन नंबर सी आणविक ठोस, ऑप्शन नंबर डी सहसंयोजक ठोस। तो बताइए आयोडीन क्या है इनमें से? तो आयोडीन जो होगा वो आणविक ठोस है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आणविक ठोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? साझा, ऑप्शन नंबर बी अयुग्मित, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी युग्मित। तो बताइए अ क्या है? नहीं, नहीं है। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो होते हैं अयुग्मित, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अयुग्मित, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कह रहा है धातु हाइलाइडों के रंगीन होने की सामान्य कारण है, यानी कि कलर किस कारण से होता है? अंतराकाशी स्थल, ऑप्शन नंबर बी एफ केंद्र, ऑप्शन नंबर सी शॉर्टकी दोष, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकल दोष। तो बताइए धातु हाइलाइडों के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या है? तो है एफ केंद्र, यानी कि एफ सेंटर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है? अनुसंख्य गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रासरण दाब, ऑप्शन नंबर बी क्वथनांक का उन्नयन, ऑप्शन नंबर सी बाष्प दाब, ऑप्शन नंबर डी हिमांक का अवनमन। तो बताइए अनुसंख्य गुण इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो वो हो जाएगा बाष्प दाब, ये नहीं है अनुसंख्य। बाकी ये तीनों है, ये नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कह रहा है सांद्रण इकाई तापक्रम से स्वतंत्र है। सांद्रण इकाई तापक्रम से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए मोलरता, ऑप्शन नंबर बी सामान्यता,
ऑप्शन नंबर सी मोललता, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो बताइए सांद्रता इनकी सांद्रण इकाई तापक्रम से स्वतंत्र कौन होता है? तो वो होता है मोललता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोललता। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में कौन निकल पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर बी विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर बी विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर सी जटिल आयन, ऑप्शन नंबर डी सरल आयन। तो अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में विलायक के अणु निकल आते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विलायक के अणु, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देख लीजिए कह रहा है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन होने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी कि आदर्श विलयन जो है वह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आदर्श विलयन जो होगा वह राउल्ट के नियम का पालन करेगा, लेकिन अनादर्श विलयन जो होगा वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा आदर्श रहता है या अनादर्श रहता है। अगर आदर्श रहता है तो इसका आंसर हो जाएगा यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगर ये अनादर्श रहता है तो हो जाएगा यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 हो गया। हाँ, कह रहे हैं पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, ऑप्शन नंबर बी वहाँ ताप कम है, ऑप्शन नंबर सी वहाँ दाब ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी वहाँ हवा ज़्यादा है। तो बताइए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अभी 11 नंबर कह रहा है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है? अनुसंख्य गुण ऑप्शन नंबर ए परासरण, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी चालकता, ऑप्शन नंबर डी अर्ध आयु। तो बताइए अनुसंख्य गुण कौन है इनमें से? तो वो है परासरण दाब, ठीक ना। यहाँ पर दाब होगा परासरण दाब, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7, 7.4, 8.2। तो बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है, यानी कि पिघलता है, ठीक ना। उबलता के जगह पर पिघलता भी रहता है, कहलाता है। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है उसे क्या कहते हैं? हिमांक मिश्रण, एजोट्रॉप, ठोस विलयन या इनमें से सभी। तो दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है उसे कहते हैं एजोट्रॉप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एजोट्रॉप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है? 30 ATM, 10 ATM, 20 ATM, 1 ATM। तो बताइए समुद्र जल का परिसारक दाब कितना हो लगभग में कितना होता है? तो वो होता है 30 ATM, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के या इनमें से सभी? तो देखिए इनमें से सभी, तो यहाँ पर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये हर हालत में ऑप्शन ये सही नहीं होगा, ठीक ना। तो बाकी बच जाता है ये। तो क्रिस्टल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 7 प्रकार के? तो क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चलिए अब 16 नंबर।
16 नंबर कह रहा है ब्रेग समीकरण है, ब्रेग या ब्रेग्स समीकरण, ठीक ना। एन लैम्ब्डा बराबर डी साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी एन बराबर 2d साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी एन एच बराबर 2d, और ऑप्शन नंबर डी एन लैम्ब्डा बराबर 2d साइन थीटा। तो ब्रेग्स समीकरण होता है एन लैम्ब्डा बराबर 2d साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है। तो देखिए शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय दोष, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टल दोष, ऑप्शन नंबर सी परमाणु दोष, ऑप्शन नंबर डी अणु दोष। तो बताइए कि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष ये हम करा दिए हैं, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करिए कि क्या होगा। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष, अभी देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये आ जाता है, हम पहले ही बोल देते हैं ठोस अवस्था चैप्टर में, ठीक ना, ये ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्रिस्टल के बारे में। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 19 का ऐसे करके लिखिएगा, 19 का ए बी सी डी ऐसे करके आंसर कमेंट करना है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं, 19 के बाद 18 आ गया, वो एक क्वेश्चन छूट गया था। चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता, एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है 54%, 64%, 74% या 84%। तो बताइए एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितना होगा। तो हो जाएगा 74%, ठीक ना, संकुलन क्षमता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप लोग जान गए 74%, अभी तुरंत हम लिख दिया, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सेम है। एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो बताइए एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो वो हो जाते हैं 4, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एफसीसी एक सेल में कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, अनुसंख्य गुणधर्म इनमें से कौन नहीं है। हिमांक का अवनमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। तो बताइए अनुसंख्य गुणधर्म इनमें से कौन नहीं है। तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है, राउल्ट का नियम इनमें से कौन है। P बराबर पी टॉर एक्स, पी टॉर बराबर पी एक्स, सी नंबर ऑप्शन, P बराबर के एच एक्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राउल्ट का नियम जो होता है वो होता है P बराबर के एच एक्स, ठीक है ना। 22 नंबर का के एच हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, P बराबर के जे एक्स, राउल्ट का नियम। चलिए 23 नंबर कह रहा है टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में या बाष्पों में। टिंडल प्रभाव जो है वो सॉल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर कि क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार कम से कम तो 2-3 बार अभी तक पूछ चुका है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे कितना होता है, 69,500 कूलम, ऑप्शन नंबर बी 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर सी 96,500 कूलम लगभग,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम लगभग। अगर जहाँ पर लगभग नहीं रहेगा तो ये भी दे सकते 96,500 कूलम, लेकिन लगभग रहेगा तो आपको लगभग में सही का चेक लगाना होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर, कार के टायर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूना रबर, ऑप्शन नंबर बी पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी टेफलॉन, ऑप्शन नंबर डी पीवीसी होगा, ठीक है ना। तो कार के टायर में जो प्रयुक्त होता है वो होता है ब्यूना रबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27, कह रहा है निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। सबसे मीठा कौन है, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। तो सबसे मीठा जो होता है वो सुक्रोज ही होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला लार का नाम है टाइलिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाइलिन, ठीक है। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।